एक दृश्य सोचिए जिसमें एक 5 साल का बच्चा आपको ये धमकी देता है कि मैं आपको मार दूंगा। क्या ये हमला है, असॉल्ट है, या फिर ये प्रहार है, बैटरी? दूसरी तरफ एक और दृश्य सोचिए कि एक इंसान है जो 18 से 21 साल की उम्र का है। वो आपको गन दिखा के बोलता है कि वो आपको गोली मार देगा और आपको पता है कि उसके गन में गोली नहीं है। तो ये प्रहार है या हमला है? बहुत कन्फ्यूज़न है ना इस टॉपिक में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमेस्टर 2 का यूनिट 3 का एक टॉपिक है जिसमें शरीर के प्रति अतिचार जो है ना उसके बारे में है, जिसमें सब टॉपिक है हमला और प्रहार, असॉल्ट एंड बैटरी। तो इसको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो हमला को डिफाइन करें, प्रहार को डिफाइन करें, हमला के आवश्यक तत्व बताएं, प्रहार के आवश्यक तत्व बताएं, और लास्ट में है हमला और प्रहार में अंतर बताएं। मीन्स डिफाइन असॉल्ट, डिफाइन बैटरी। इसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो अब इस आंसर को फॉर्मेट कैसे करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल देंगे, कौन सी केस स्टडी करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब मैं आपको 15 मिनट में बताने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज करिए कि बिना किसी उसके उद्देश्य, कोई औचित्य के आपके ऊपर कोई दूसरा इंसान जो है वो बल का प्रयोग करता है, तो उसको क्या बोलिएगा? वो प्रहार है। और इसके लिए एलिमेंट क्या है कि उसने आपके ऊपर बल का प्रयोग किया, और दूसरा उसने बल का प्रयोग बिना किसी औचित्य के, विधिपूर्ण औचित्य के किया। तो ये क्या हो गया? बैटरी हो गया, मतलब ये प्रहार हो गया। अब पहले हम प्रहार के बारे में ही कर लेते हैं कि प्रहार के आवश्यक तत्व क्या हैं और प्रहार के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं, ये जान लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमला पे। तो प्रहार का आपको एक डेफिनेशन भी लिखना होगा, सिर्फ इतना ही लिखना काफ़ी नहीं होता है। आप तो यहाँ सामंड का विचार लिख दीजिएगा कि किसी वैध औचित्य के बिना किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या साशय बलपूर्वक मारपीट अथवा प्रहार किया जाता है, तो प्रहार के अंतर्गत दूसरे शरीर का वास्तविक स्पर्श आवश्यक है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि बल सीधा या अन्य प्रकार से प्रयुक्त किया गया हो, उसका प्रयोग हाथ से हुआ हो या हथियार से हुआ हो, बस स्पर्श होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा? प्रहार होगा। जैसे कि किसी के ऊपर कंकड़ उछालना, ये आक्रमण है, और यदि वो कंकड़ उसके शरीर के नियत पूर्वक फेंकने से गिरता है तो उसे प्रहार या मारपीट के रूप में माना जाएगा। अब प्रहार को अपराध माना गया है किसमें? आईपीसी की धारा 350 में। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि बिना फैक्ट के आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तो सामंड का ये विचार आपको लिखना है, और दूसरा आईपीसी की धारा 350 लिखनी है कि इसमें प्रहार को एक अपराध माना गया और उसकी परिभाषा दी गई है। A person is said to be commit battery if he actually strike or touches the person of another person in a violent, angry, rude or insolent manner। तो अब आपको प्रहार का मतलब समझ में आ गया होगा। थोड़े से कुछ एग्जाम्पल देके प्रहार को समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रहार के मामले में अगर आपको सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए जो भी वादी है उसको कुछ बात साबित करना ज़रूरी होता है। जैसे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर पर बल प्रयोग किया गया, जो भी वादी उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर पर ये बल का प्रयोग किया गया। जैसे कि आपको किसी ने चांटा मार दिया आपके इच्छा के विरुद्ध, आपको किसी ने धक्का मार दिया। आप भीड़ भाड़ में जो धक्का मारेगा वो नहीं, इंटेंशनली किसी को धक्का मारा है अगर, तो वो प्रहार है। दूसरा यह कि बल का प्रयोग उसने जानबूझ के किया हो। भीड़ में किसी को हिलाना जो है वो प्रहार नहीं है, लेकिन किसी को इंटेंशनली जानबूझ के धक्का दिलाना, जोर से हिलाना, ये क्या है? प्रहार है। इसमें आप एक केस दे सकते हैं, पी कादर बनाम ए अलगर स्वामी केस। इस केस का क्या है स्टोरी, वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए। तो ये है मद्रास उच्च न्यायालय का। इसने ये कहा कि किसी कैदी अभियुक्त के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे जंगली जानवर की तरह जंजीर से कस कर बांधना और अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने पर उसे खिड़की से खींचना एक अनौचित्यपूर्ण कार्य है, जो पुलिस ऑफिसर के अधिकार सीमा के बाहर है। इसलिए ऐसे मामले में पुलिस ऑफिसर प्रहार के अपकृत्य के लिए जिम्मेदार होगा। यदि उसने जानबूझ के वादी को हानि ना पहुंचाई गई हो तो यह जो है दुर्घटना का परिणाम हो तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। तो आपको केस का नाम याद रखना, पी कादर बनाम ए अलगर स्वामी, मद्रास हाई कोर्ट, और कोड में डाल लेना है इसमें कैदी को पुलिस द्वारा बांध के रखना। ये कोड आप डालिएगा तो आपको केस याद आ जाएगा एग्जाम टाइम में।
अब तीसरा क्या प्रूफ करना होता है कि बल प्रयोग द्वारा बिना विधिक औचित्य के किया गया है बल प्रयोग। अब बिना विधिक औचित्य के, इसके लिए भी एक केस लिख लीजिए, हर्स्ट बनाम पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड। इसमें क्या था कि वादी ने सिनेमा का टिकट खरीदा और मैनेजर के आदेश द्वारा बल प्रयोग करके उसको सीट से उठा दिया गया, क्योंकि मैनेजर ये समझ रहा था कि वादी ने अपनी सीट का पैसा ही नहीं दिया है। इस प्रकार वादी ने मुकदमा चलाया और न्यायालय में फैसला दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा वादी पर प्रहार कराया गया, कि फलस्वरूप वादी को एक अच्छी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कोड वर्ड में, मूवी का टिकट लेने का, वादी को सीट से हटाना, और केस का नाम है हर्स्ट बनाम पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड। अब प्रहार के आवश्यक तत्व तो आपको पता चल गए, प्रहार का डेफिनेशन पता चल गया। अब हमें करना है, अब चलते हैं हमला पे। व्हाट इज़ असॉल्ट? तो इसमें भी पहले आपको एक किसी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इसमें सामंड का लिखिएगा, बिना वैध औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या साशय बल प्रयोग क्या है? हमला है। जबकि पोलक कहते हैं कि साम्य जीवन में व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा प्रथम शर्त है, अतः कानून हमारी केवल वास्तविक आघात और हिंसा से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि प्रत्येक प्रकार के शारीरिक हस्तक्षेप और अनुचित रुकावट के विरुद्ध रक्षा करता है और किसी कारण से उत्पन्न होने वाले भय से भी बचाता है। तो बेसिकली हमले का अर्थ क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति के शरीर पर गैर कानूनी ढंग से हाथ रखते हैं या किसी भी आशय से उसको शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई कोशिश करते हैं, तो ये सब हमला है। और सिर्फ मात्र धमकी देना ही हमला नहीं होता है। इस हमले में आपका इंटेंशन, आशा और कृत्य दोनों मिलकर ही हमले को बनाते हैं। इसलिए इसमें विनफील्ड की परिभाषा जो है वो भी आप दे सकते हैं कि प्रतिवादी का वह कार्य आक्रमण कहा जाता है जो वादी के मन में इस प्रकार की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न कर देता है कि प्रतिवादी द्वारा उस पर प्रहार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक केस है ट्यूबरविल बनाम सेवेज। इसमें प्रतिवादी एक सिपाही था और जेल में उसने अपनी तलवार पर हाथ रखकर वादी से कहा कि यदि इस समय ड्रिल का समय नहीं होता तो तुम्हारे शब्दों को कोई बर्दाश्त नहीं करता। इस मुकदमे में इन शब्दों को आक्रमण नहीं माना गया, क्योंकि किसी प्रकार की हिंसा वास्तविक शब्दों में नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत आक्रमण को एक अपराध माना गया है। अब आपको हमले का डेफिनेशन पता चल गया और प्रहार का डेफिनेशन पता चल गया। अब हमें हमले के आवश्यक तत्व क्या हैं? आवश्यक तत्व में एक तो होता है कुछ तैयारी या संकेत जिससे बल के प्रयोग की धमकी दी जाए, जैसे कि अ द्वारा ब को मुक्का दिखाया गया। अब ब की उपस्थिति में पिस्तौल में गोली भरना और कुछ ऐसे शब्द कहना जिससे ब के विरुद्ध से प्रयोग करने का मतलब उस तेजी से गोली भर रहा है कोई आपके सामने और उसको ऐसे शो किया जा रहा है कि बस अब गोली भर को तुमको मारने ही जा रहे हैं, बोला कुछ नहीं गया, एक्शन ऐसा किया गया, तो ये हमला नहीं कहलाएगा। दूसरा, बल के प्रयोग की युक्तियुक्त आशंका। जैसे हमले का दूसरा आवश्यक तत्व युक्तियुक्त आशंका मतलब ये है कि जैसे कोई पिस्तौल दिखा रहा है आपकी तरफ और आपको पता है कि पिस्तौल में गोली नहीं है, पिस्तौल खाली है, तो ये क्या है? यहाँ पे हमले की कोई आशंका है नहीं कि वो आपको गोली मार दे। तीसरा, धमकी को पूरा करने की योग्यता या क्षमता। 5 साल का कोई बच्चा अगर आपको धमकी दे रहा है कि वो आपको मार देगा, तो इस धमकी के पूरा होने की योग्यता उसके अंदर तो है नहीं। तो जब तक आप सामने वाले वादी को विश्वास है कि प्रतिवादी जो कह रहा है वो कर सकता है, उसकी क्षमता है उसको, तभी वो हमला कहलाएगा। इसमें आप एक केस लिख सकते हैं, बीरबल खलीफा का मुकदमे का केस, जिसमें पुलिस दरोगा पे समय समय पे इस केस को वो किया गया है। अगर डिटेल आपको नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल बता दूंगी। थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि पुलिस दरोगा समय समय पर सहारा लेते हैं मुकदमे में। एक दुष्चरित व्यक्ति था, दरोगा ने उसे सहारा लेने के लिए बुलाया और उसे अंगूठा लगाने का लिए कहा, तो प्रतिवादी ने उसका विरोध किया। ये दौड़ के एक लाठी उठा लाया और दरोगा से बोला कि वो उसकी खोपड़ी तोड़ देगा। मुकदमे में निर्णय दिया गया कि धमकी शर्तपूर्ण दी गई थी, फलस्वरूप उसे आक्रमण नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर आवश्यक तत्व 3 है, ये आपको पता चल गया। हमला के आवश्यक तत्व, एक तो कुछ तैयारी या संकेत, बल प्रयोग के ना उसकी धमकी, बल प्रयोग का युक्तियुक्त आशंका और धमकी को पूरा करने की योग्यता या क्षमता। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमला और प्रहार में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर लिखने के लिए सामान्य रूप से आपको समझना होगा कि प्रहार में आक्रमण जरूर होता है पर दोनों में होता है, तो फिर अंतर क्या है? तो पोलक का मानना है कि किसी व्यक्ति के प्रति गैर कानूनी बल प्रयोग जो होता है वो मारपीट कहलाता है, और जब एक व्यक्ति के प्रति बल प्रयोग वास्तविक रूप से नहीं किया गया पर तत्काल प्रयोग का उसके अंदर एक भय उत्पन्न कर दिया गया, तो वो उसे आक्रमण कहते हैं। और पोलक के अनुसार प्रहार में आक्रमण शामिल रहता है जब केवल आक्रमण नाम की धमकी दी जाती है तो यह आक्रमण होता है, और यदि शरीर स्पर्श हो गया तो वो प्रहार हो जाता है। लेकिन अब इसको बेसिक अंतर आपको एक स्ट्रक्चर बना करके समझना होगा। एक तरफ लिखिए हमला, एक तरफ लिखिए प्रहार। हमले से प्रहार का खतरा उत्पन्न होता है।
यानी हमला जो है वो प्रहार हो सकता है। और दूसरी तरफ प्रहार में दूसरे पर बल प्रयोग होता है। दूसरा अंतर है, हमला प्रहार करने के आशय के साथ होता है, इंटेंशन जो होता है वो प्रहार करने का होता है। और प्रहार होता है कि आपराधिक बल प्रयोग करना ही प्रहार है, मतलब कोई अपराध होना चाहिए। हमले में शारीरिक संसर्ग जरूरी नहीं है, किसी से टच होना ज़रूरी नहीं है। हमले में दूर से भी, जैसे किसी के ऊपर अगर पानी भी फेंक दिया गया ना, तो दूर से, उसमें टच तो हुआ नहीं। और प्रहार में शारीरिक स्पर्श होना आवश्यक है। हमले में बल प्रयोग का प्रयास जरूरी है, जबकि प्रहार में बल प्रयोग ज़रूरी है। पांचवा, हमले में प्रतिवादी को विश्वास हो कि हमला होगा, सामने वाला जो धमकी दे रहा है वो करेगा, जबकि बल प्रयोग पर तो कार्रवाई हो जाती है। छठा, हमला जो है अपकृत और अपराध दोनों है, जबकि प्रहार अपराध है। सातवां, हमला प्रहार के लिए ज़रूरी है, प्रहार का एक हिस्सा है हमला, जबकि प्रहार हमले का परिणाम है। हमले का परिणाम क्या होता है? प्रहार होता है। हमला एक वर्ग है और प्रहार एक प्रकार है। अब इस तरह से आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर भी इसको समझना होगा। जैसे मुक्का अगर किसी को दिखाते हैं तो वो हमला है, पर जैसे ही मुक्के को सच में किसी को चोट लगा देते हैं तो वो क्या है? प्रहार हो जाता है। किसी व्यक्ति पे पानी को फेंकना क्या है? हमला है, पर जैसे ही पानी व्यक्ति पे पड़ता है तो वो प्रहार की श्रेणी में आ जाता है। यदि कोई इंसान अपनी कुर्सी पे बैठने वाला और कुर्सी खींच ली जाती है तो जब तक कि व्यक्ति ज़मीन पे गिरने की प्रक्रिया में है तब तक वो हमला है, पर जैसे उसका शरीर फर्श को छू लेता है तो वो क्या हो जाता है? प्रहार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रहार से पूर्व हमला हो। पीछे से किया गया आक्रमण जिसका कि आक्रामक व्यक्ति पर कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं है, वो प्रहार, यद्यपि इस प्रहार के पूर्व कोई हमला नहीं है। तो इस तरह से हमला और प्रहार को आप एक चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं और कुछ दृश्य जो है इमेजिन करा करके, जैसा कि अभी मैंने 2-3 दृश्य आपको बताया, उस तरह से इमेजिन करा के आप लिख सकते हैं। बस आपको एक ये जो धारा है, 2 धाराएं जो मैंने बताई है वो याद रखना है, और पोलक का, सामंड का और विनफील्ड का डेफिनेशन याद रखना है। आंसर लिखने में सबसे पहले आपको प्रहार को डिफाइन करना है और फिर हमला को डिफाइन करना है। प्रहार के आवश्यक तत्व लिखने हैं और हमला के आवश्यक तत्व लिखने हैं। एंड लास्ट में आपको प्रहार और हमला के बीच एक चार्ट के द्वारा दोनों में अंतर बताना है। देन आपको कंक्लूड करना है अपनी लैंग्वेज में कि आप हमले और प्रहार में क्या डिफरेंस निकाल सकते हो। और 2 केस जो मैंने आपको बताया वो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो पी कादर बनाम ए अलगर स्वामी केस और दूसरा हस्ट बनाम पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड केस। दोनों का जो मैंने कोड बताया है वो भी सामने लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको अगर केस का नाम ना याद रहे, पी कादर बनाम ए अलगर स्वामी केस या हस्ट बनाम पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड, तो आपको केस की स्टोरी ज़रूर पता हो तो आप ए और बी करके भी लिख सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं कि आपको केस का नाम याद हो तभी लिखिए। कई बार होता है हमें नाम नहीं याद होता है ना तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको याद है ना बस उतना ज़रूर ए और बी करके लिख देना चाहिए। और कुछ दृश्य बता करके अगर लिखते हैं तो जो आपकी कॉपी चेक करा उसको ये समझ में आता है कि आप चीज़ों को इमेजिन करके भी सेल्फ थॉट से भी लिख सकते हैं। हमेशा सिर्फ किताबी भाषा ही अच्छे मार्क्स नहीं दिलाता, बल्कि आपका सेल्फ थॉट जो होता है ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करता है। खैर, लॉ ऑफ टॉट हो या लॉ सेकंड सेमेस्टर का कोई भी पेपर हो, उन सब की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे है। मैंने कोशिश की है कि 2 किताब और बैक ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन से आपको 15-15 मिनट में हर टॉपिक अपनी भाषा में ईजी वे में कवर करा दूं, ताकि आपका एक आंसर का फॉर्मेट तैयार हो जाए और आप अच्छे से आंसर लिख सकिए। तो अगर ये क्लासेस डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी हो तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा या वीडियो कैसी लग रही, क्लासेस कैसी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।